बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरों, इत्तलाआत और तबसरों के साथ पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल के बारे में एक तफसीली रिपोर्ट। आज है 26 जुलाई और दिन है हफ्ते का। वक्त कम है, फील्ड मार्शल अंडर प्रेशर है। इसहाक डार साहब अमेरिका में कौमी गैरत का सौदा करके आ रहे हैं और इंतहाई शर्मनाक किरदार उनका देखने में आया अमेरिका में। दूसरी जानिब चीन ने जवाब तलबी कर ली है। जी हाँ, बिल्कुल, चीन ने जवाब तलब किया है कि बताया जाए कि आप किसके साथ हैं, इधर हैं या फिर उधर हैं। और उन्होंने क्या कहा वो भी आपको तफसीलात बताएंगे। दूसरी जानिब बर्तन खड़क रहे हैं। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा, उन्होंने अपने प्यादे उतार दिए हैं और वो प्यादे जो हैं हर रोज़ एक नया चुटकुला छोड़ रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें तो टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया गया। ये सारी सूरत हाल से हम आपको आगाह करते हैं, लेकिन हकीकत क्या है, ये चीखो पुकार क्यों हो रही है और इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद जो कि जाली है फॉर्म 47 का, उसकी सफ़ों में इतनी दरारें क्यों हैं, चीखो पुकार क्यों हो रही है और उनके हामी दानिश्वर जो हैं वो क्यों बिलबिला रहे हैं। ये सारी सूरत हाल के बारे में आपको करेंगे इस व्लॉग में आगाह। पहली खबर, चीनी माफिया। हर रोज़ यहाँ पे एक नया से नया स्कैंडल आ रहा है। कभी चीनी माफिया, कभी गंदम माफिया, कभी गन्ना माफिया, कभी घी माफिया, कभी कोई। हर रोज़ एक नया स्कैंडल सामने आ रहा है। और अब एक और अगले व्लॉग में, इसमें नहीं अगले व्लॉग में बताएंगे, एक बहुत बड़ा माफिया जो है वो भी सामने आ रहा है। और ISI और फौज और DGISPR उन्होंने मुलाकातें शुरू कर दी हैं कि जनाब हमें इससे बचाया जाए, लेकिन वो सब जानते हैं। और ये मुलाकातें क्यों हो रही हैं इसके बारे में भी आपको इंशाअल्लाह वक्तन फवक्तन आगाह करते रहेंगे। सूरत हाल ये है कि इस वक्त सिचुएशन ये है कि बदनज़मी का, बैड गवर्नेंस का हाल है कि तेल और घी पर आवाम से फ़ी किलो 175 रुपये वसूली का इंकशाफ हुआ है। इजाफी वसूली आलमी मार्केट में कीमतों में कमी हो रही है, 25% तक कमी हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में घी की कीमतें बढ़ रही हैं और पाकिस्तानी आवाम से 175 रुपये फ़ी किलो इजाफी वसूल किए जा रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। और ये मुनाफा किन की जेबों में जा रहा है? ये घी मिल मालिकान की जेबों में जा रहा है। जैसे शुगर मिल मालिकान हर 3 हाथों से लूट रहे हैं पाकिस्तान के अवाम को, और पाकिस्तान को इसी तरीके से घी मिल मालिकान, तेल मिल मालिकान भी अवाम को और कौमी ख़जाने को लूट रहे हैं। और ये सारे के सारे ऊपर जाकर एक हो जाते हैं। अगली खबर जो है आपको मालूम होगा कि खबर है जनाब कि टैक्स FBR, बहुत बड़ा शोबा है FBR, और इस वक्त सिचुएशन ये है कि FBR की एक खबर ब्रेक हुई है और वो ये है 397 अरब रुपया, तकरीबन 400 अरब रुपए का नुकसान हुआ है कौमी ख़जाने को। FBR जिसका काम है टैक्स इकट्ठे करना, 633 टैक्स ना दहिंदगान के खिलाफ FBR के 10 दफातर ने कोई एक्शन नहीं लिया। तनख्वाहदार तबका जो कि आम आदमी है और प्राइवेट लोग भी हैं, सरकारी भी हैं, वो देते हैं 600 अरब रुपए का कर्जा, 600 अरब रुपए का टैक्स देते हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो असल जिनसे टैक्स वसूल करना है वो उनसे टैक्स वसूल नहीं किया जा रहा। 633 टैक्स ना दहिंदगान 397 अरब रुपया जो है वो खा गए और उनको कोई पूछने वाला नहीं है। वो इसलिए कि यकीनन हर टैक्स ना दहिंदा के पीछे कोई ना कोई माफिया, कोई ना कोई हुक्मरान ख़ानदान पीछे बैठा होगा और सिफारिश करवा रहा होगा। ये तो है सूरत हाल। अब आते हैं, बहुत जल्दी है, बहुत अंडर प्रेशर हैं जनाब इस वक्त नाजायज़ हुक्मरान, तमाम के तमाम सिविल हैं, अस्करी हैं, सब के सब बहुत प्रेशर में हैं। एक खबर, कल मलिक रियाज साहब जो हैं वो नहीं आ रहे इनके काबू और उनको बहुत दबाया गया, बहुत कोशिश की गई और उनका अपना बिजनेस है, वो एक अलग दास्तान है जी, लेकिन उनका बिजनेस है, पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। और उनको गवाही, उनको कहा गया, बार बार कहा गया कि अलकादर ट्रस्ट में इमरान खान के खिलाफ गवाही दे दें। फिर खबर आई कि जनाब उनके साथ मामला तय हो गए हैं, दस्तखत हो गए हैं और मोहसिन नकवी साहब जो है वो खुसूसी LC के तौर पे UAE गए और कई दिन क़याम किया और उन्होंने भी राम करने की कोशिश की। फिर एक सोशल मीडिया पे खबर वायरल हुई और वो खबर थी कि 14 जुलाई को मलिक रियाज साहब कराची लैंड करेंगे और मामला तय पा गए, सब कुछ हो गया और चीज़ें तय पा गई हैं जी। लेकिन
इसी दौरान उनकी जायदादें जो हैं वो जब्त की जा रही थीं, जो अदालती हुक्म पर रोक दी गई। अब कल क्या हुआ है, कल मलक रियाज साहब के मोतमद ख़ास हैं कर्नल खलील साहब, रिटायर्ड हैं, सीनियर हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनके घर पे छापा मारा और घर पे छापा मारा। नकाबपोश अफराद भी थे और वर्दी में भी थे, और वहाँ की ख़वातीन, बच्चे, शीरखार बच्चे, नौमौलूद नौज़ायदा बच्चे जो हैं, वो एक खातून को मैं देख रहा था वीडियो, उसने उठाई हुई थी गोद में, और वहाँ पे दरवाजे तोड़े जा रहे थे, गेट तोड़े जा रहे थे, और वहाँ पे हरासमेंट की जा रही थी मुकम्मल तौर पे। उनकी वालदा भी थी, बच्चों की वालदा खलील साहबा की, आई थिंक उनकी अहलिया थी, वो भी आहो पुकार कर रही थी और फरियाद कर रही थी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। और लोगों को कहा जा रहा था कि आप अपने नकाब उतारें, लेकिन कोई नकाब उतारने के लिए तैयार नहीं था। नकाब पोश वही कुछ हुआ, दरवाजे तोड़े गए और गेट फलांगे गए, दीवारें फलांगी गईं और उनको उठाकर ले गए। उससे पहले मलक रियाज साहब के जो भाई हैं मलक फरहत की गिरफ्तारी की इतलात मौसूल हुई और वो बैरून मुल्क जा रहे थे। उनको बैरून मुल्क जाने से रोका गया। 13 जुलाई को एयरपोर्ट पर उनको हिरासत में लिया गया और 13 जुलाई से अब तक वो हिरासत में है। दूसरी जानब मलिक रियाज फैमिली के कम से कम 250 अफराद के पासपोर्ट वॉच लिस्ट पर हैं और ये सहाफ़ी इसरार अहमद हैं, उन्होंने दावा किया है। ये सूरत हाल इस वक्त चल रही है, क्यों इतनी जल्दी है और क्यों इतना अंडर प्रेशर है, क्यों इमरान खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लीडरशिप को क्यों इतना प्रेशराइज किया जा रहा है, क्यों उनको जेलों में रखने की कोशिश की जा रही है, क्यों सुल्तानी गवाह तैयार किए जा रहे हैं और तलाश किए जा रहे हैं। और वजह यह है कि सच्चे मुकदमात हैं नहीं और झूठे मुकदमात का कोई सरपैर नहीं, और झूठे मुकदमात में जो मर्जी कर लें वो सज़ाएँ बिल आखिर ख़त्म होनी है और वो गर्क होना है सब कुछ दरियाए सवान में। तो इसी का खौफ है। अगली खबर जो है, ये खबरें बहुत हैं। खबर है जनाब, रात 2 बजे तक, अगली जो खबर है वह रात 2 बजे तक ट्रायल होता रहा फैसलाबाद में, और नईम हैदर पंजोता ने इसकी तफसीलात बताई, बाकायदा एक तस्वीर शेयर की। उन्होंने कहा जी रात 2 बजे तक फैसलाबाद का ट्रायल चलता रहा। जज साहब को कहा गया कि जल्दी ट्रायल ख़त्म करके अपोजिशन लीडर शिबली फराज, उमर अयूब खान, हामिद रजा और दीगर को सज़ा सुनाई ताकि इनको गिरफ्तार करके वहाँ इलेक्शन करवा के अपनी सीटें बढ़ाई जा सकें और जल्दी जल्दी करें। ये सारा स्क्रिप्टेड है और एक तयशुदा एजेंडे के तहत हो रहा है। तो जज साहब, काश आप कोई ऐसी हदायत असल दहशतगर्दों के मुकदमों में भी लेते और इस पर अमल करते। गरीब के लिए भी रात तक समात होती और असल चोरों, डाकुओं, लुटेरों के लिए भी इस वक्त तक अदालत चलती। कानून तो ख़त्म था लेकिन अखलाकियात भी ख़त्म हैं, और ये आज पहली दफ़ा नहीं हुआ। रात 2 बजे इमरान खान साहब के खिलाफ जितने भी मुकदमात हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ, सियासी कारकुनों के खिलाफ, सियासी रहनुमाओं के खिलाफ जितने भी मुकदमात हैं वो इसी तरीके से चलाए जा रहे हैं। जेलों में या फिर जो बाहर की अदालतें हैं वो भी तकरीबन ऐसे ही है जैसे मिलिट्री ट्रायल हो रहा है। तो ना ही जज साहिबान को कोई शर्म आ रही है, ना हया है, ना गैरत है, ना आइन और कानून की पासदारी है, और ना ही ये इस बात का एहसास है कि दुनिया पाकिस्तान के बारे में क्या तासुर कायम करेगी। तो रात 2 बजे तक ये 9 मई के मुकदमात हैं और मुख्तलिफ 26 नवंबर के मुकदमात हैं। अब इनको जल्दी समेटा जा रहा है क्योंकि हुक्म हाकिम है कि मैंने 15 अगस्त से पहले हर सूरत में ये तमाम मुकदमात डिस्पोज ऑफ हों और तमाम मुकदमात में सज़ाएँ सुनाई जाएं और सज़ाएँ भी फुल सज़ा सुनाई जाए। अभी मैं ज़रा थोड़ा सा याद कर रहा था किस्सा माजी को कि मुझे याद आ गए जस्टिस कयूम साहब, और मैंने वो ट्वीट भी किया है। राई साहब ने वो सारी वो फुटेजेस लगाई हैं, वो वीडियोज़ जो हैं उसमें जस्टिस कयूम साहब उनको इसी तरीके से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को सज़ाएँ दिलवाई गई थी और जरदारी साहब को सज़ाएँ दिलवाई गई थी। उस वक्त सैफुर रहमान थे, इनके समधी साहब जो हैं वो थे, और एहतसाब का काम उनके ज़िम्मे था। और फिर शहबाज शरीफ साहब के साथ भी उनकी जस्टिस कयूम साहब की वो ऑडियो जो है वो वायरल हुई थी और रिकॉर्ड हो गई थी। IB ने उस वक्त रिकॉर्ड की थी। वो सारी चीज़ें जो है इस तरीके से सज़ाएँ सुनाई जा रही थी कि जनाब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को और जरदारी साहब को फुल डोज देनी है, और वहाँ पे तय हो रहा था 7 साल सज़ा देनी है। नहीं सर, नहीं 5 साल दे दें, सज़ा 7 साल मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम नहीं दी जाती। अच्छा, मैं मियाँ साहब से फिर पूछ के बताता हूँ। ये जस्टिस कयूम साहब हाई कोर्ट के जज थे, उनसे ये बात चल रही थी सैफुर रहमान साहब की और शहबाज शरीफ साहब की। तो ये सूरत हाल है, ये वापस उसी तरफ चल रहे हैं और अब भी उसी तरीके से सज़ाएँ दिलवाई जा रही हैं। तो
تو اس کے بعد دیکھا آپ نے زرداری صاحب 2 دفعہ صدر بن گئے اور محترمہ بینظیر بھٹو وطن واپس آئیں، لیکن ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں جی، یہ تو ہو گیا۔ اس کے بعد آتے ہیں امریکہ، چلتے ہیں۔ امریکہ میں ڈار صاحب نے قومی غیرت کا سودا کیا ہے، اور ایک طرف تو پریس ریلیز جاری کیا گیا، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملے اور ان سے ملاقات میں مانگ لیا گیا انہوں نے۔ اس ملاقات میں جی انہوں نے جو امریکی دفتر خارجہ کی طرف سے یہ جاری ہوا ہے پریس ریلیز، اس میں انہوں نے کہا کہ جی مارکو روبیو سے ڈپٹی پرائم منسٹر وزیر خارجہ ملاقات کی اور مذاکرات میں علاقائی استحکام تحفظ کے لیے پاکستان کی مسلسل آمادگی کو سراہا، اور ایران کے بارے میں انہوں نے کہا جی کہ ایران کے بارے میں بڑا رول تھا، ایران کے ساتھ مذاکرات میں تعمیری کردار ادا کیا، تو اس کا انہوں نے کہا۔ اب اس کا نہیں معلوم کہ کون سا تعمیری کردار تھا۔ اگلی خبر جو ہے وہ ہے کہ ISIS جو ہے وہ داعش جو ہے اس کا داعش خراسان جو ہے اس کے خلاف جو ہے وہ اقدامات کرنے پہ، اور رواں اگست اسلام آباد میں منعقد ہونے والے پاک امریکہ انسداد دہشت گردی مکالمے کے حوالے سے گفتگو کی، لیکن جو اصل خبر ہے وہ آخری لائن ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ اہم معدنیات، سیکرٹری روبیو نے 2 طرفہ تجارتی تعلقات کو باہمی مفاد میں وسعت دینے میں اور اہم معدنیات اور کانکنی کے شعبے میں تعاون بڑھانے کے امکانات پر زور دیا۔ انہوں نے کہا خالی ہاتھ نہیں جناب، آپ وہ مائنز اینڈ منرلز، معدنیات، کانکنی کے شعبے وہ ہمارے حوالے کریں اور اس طرف آئیں، زیادہ باتیں مت کریں۔ تو یہ صورتحال ہے، سیکرٹری روبیو نے بتا دیا، اور ہمارا دفتر خارجہ کیا کہتا ہے اس کے بارے میں پتہ نہیں۔ اور فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب خود گئے تھے وائٹ ہاؤس، اور ان کو یہ مائنز اینڈ منرل جو ہیں وہ ان کو آفر کر کے آئے تھے، جناب آ جائیں ہم حاضر ہیں۔ تو دوسری جانب چائنا نے فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر صاحب سے پاکستان سے جواب طلبی کی ہے، اور ان سے پوچھا ہے کہ جناب آپ بتائیں کہ آپ کس طرف ہیں، ادھر ہیں یا ادھر ہیں، کیونکہ چائنا اس وقت سب سے زیادہ جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنے والا ملک ہے۔ سی پیک، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو منصوبہ، اور گلگت بلتستان سے گوادر تک جو ہے، اور پھر پاور پلانٹس اور ہماری توانائی کی ضروریات، پھر ہمارا سب سے بڑھ کر یہ کہ دفاعی شعبے میں تعاون، بھارت کے ساتھ 2 لڑائیوں میں چائنا نے بھرپور ساتھ دیا، ان سب کے بارے میں۔ اور جو پھر کیونکہ جنرل عاصم منیر صاحب کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بات کہی ہے، جو وہ 3 باتیں ہیں، ایک جو بنیادی ہے کہ آپ سی پیک کو رول بیک کریں، چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات کو محدود کریں اور اس سے آگے مت بڑھیں، اور سی پیک کو گو سلو پہ لے کے جائیں، اور اس دوران امریکہ کو سپیس دیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں جو غیرت کا سودا کیا، وہ یہ ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کے بارے میں سوال کیا گیا، اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کو آپ کو معلوم ہے پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں ان کو حوالے کیا گیا تھا، اور امریکی ایجنسی نے کیا تھا آپریشن، اور ان کو اغوا کر کے، گرفتار کر کے، اغوا کر کے، جو بھی آپ نام دیں، ان کو لے گئے تھے، غیر قانونی تھی ظاہر ہے، اور اس دوران پرویز مشرف کا زمانہ تھا، پھر افغانستان رکھا گیا، اور وہاں سے امریکہ، اور آپ کو بیک گراؤنڈ کا سارا علم ہے۔ تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحب کے بارے میں سوال کیا گیا، تو اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ ان کو بالکل صحیح سزائیں سنائی گئی ہیں، اور ان کو بالکل درست ان کا ٹرائل ہوا ہے، اور ان کی واپسی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی وہ خاص انہوں نے جواب نہیں دیا، اور کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈاکٹر عافیہ کے بارے میں توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا تھا شہباز شریف صاحب کو اور ان کی کابینہ کو، کیونکہ وجوہات نہیں بتائی جا رہی تھی کہ آپ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں وفاقی حکومت فریق نہیں بن رہی۔ تو امریکہ ان کو واپس کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ واپس لینا نہیں چاہتے۔ تو یہ ہے سچویشن، یہ ہے صورتحال جناب۔ نواز شریف صاحب کے جو قارندے ہیں، وہ مریم صاحبہ کے قارندے، وہ بتا رہے ہیں کہ جناب ہمیں نواز شریف صاحب کو بلایا گیا اور بلا کر ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا گیا، اور اب ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ یہ ساری باتیں کیوں چیخ و پکار ہو رہی ہے، اس کی وجہ بڑی کلیئر ہے کہ معاملات خراب ہیں، معاملات ان کے ہاتھ میں نہیں ہیں، بے قابو ہوتے جا رہے ہیں جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے۔ فی الوقت دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔